पढ़ेंगे, आज हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लेबर कॉस्ट जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्शन करने के लिए हमारा जो है मेनली जो कॉस्ट जो है वो है मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, जिन तीनों को मिला के बोला जाता है प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो मटेरियल जैसे हम लोगों ने किया है पहले, तो इस तरह से हम लोग लेबर भी आज करेंगे कि लेबर कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये लेबर कॉस्ट है क्या। तो देखो बेसिकली लेबर कॉस्ट मतलब क्या है, रॉ मटेरियल जो लेके आ रहे हैं हम लोग, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में अगर हमें ट्रांसफर करना है, या फिर फिनिश गुड्स का कुछ भी अगर हमें उसे ट्रांसफॉर्मेशन देना है, तो हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसे ही बोला जाता है लेबर, ठीक है। जैसे हम लोग लेबर मतलब समझते हैं अनस्किल्ड, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेबर का मतलब होता है जो मेहनत करता है, अब फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, तो इस बेसिस पे हम लेबर स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। लेकिन लेबर का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ अनस्किल्ड वाले लोगों को ही लेबर बोला जा रहा है। यहाँ पर लेबर मतलब हर कोई जो मेहनत कर रहा है रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, उन्हें बोला जाता है लेबर। और इस लेबर को पेमेंट करेंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी तो ऐसे काम नहीं करता है, हर एक चीज गिव एंड टेक होता है। कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो हमें उसे कुछ बदले में देना पड़ेगा। तो ये कितना देना है, कौन कौन से मेथड से देना है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट हो वो ठीक तरह से आइडेंटिफाई कर पाए, तो इस रिगार्डिंग ही लेबर कॉस्ट होता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो पहले हेडिंग कर लो तुम लोग भी, लेबर कॉस्ट। और कॉस्ट का मतलब पता ही होता है तुम लोग को। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, या फिर देखो हम लोग मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हैं, ट्रेडर भी हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरर, लेकिन नॉर्मली कॉस्टिंग में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग का ही बात करेंगे, और दोनों में फर्क तो यही होता है ना, मैन्युफैक्चरर खुद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सेल करता है, ट्रेडर फिनिश गुड्स किसी से परचेस करके फिर उसे रीसेल करता है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट का मतलब वही होता है, हमें लागत ढूंढना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट का, ये प्रोडक्ट बनाने में कितना हमारा जो है लागत लगा है, उसे ही कॉस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो अब रॉ मटेरियल तो हमें मिल गया है, ठीक है। रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल हमें पहले प्रोक्योर करना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। आफ्टर रॉ मटेरियल हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि रॉ मटेरियल तो खुद ब खुद प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, इसे प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए, क्योंकि लेबर ही मतलब, या फिर बोल सकते हो ह्यूमन एफर्ट या फिर ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, जो इस रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर पाए, जिसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर पाए। तो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना है हमें फिनिश्ड गुड्स में, तभी तो हम लोग सेल कर पाएंगे इसे मार्केट में। तो रॉ मटेरियल को हम लोग फिनिश्ड गुड्स में सेल करते हैं। तो इसमें जो हमें हेल्प करता है उसे ही क्या बोला जाता है, उसे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट की सहायता से हम लोग फिनिश गुड्स में इसे ट्रांसफर करते हैं, और ये ह्यूमन एफर्ट जो है यही होता है हमारा लेबर। और इस लेबर को क्या पेमेंट करना है, ठीक है। लेबर कॉस्ट का मतलब है इस लेबर को क्या पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, ठीक है। उसी बारे में जो कॉस्टिंग होता है उसे बोला जाता है लेबर कॉस्ट। तो लेबर को कितना पेमेंट करना है, किस हिसाब से करना है, किस प्रोसीड्योर से करना है, इसका बहुत सारा मतलब पार्ट होता है। तो उसी के बारे में लेबर कॉस्ट हमें बताता है कि किस तरह से हमें पेमेंट वगैरह करना है। तो बेसिकली लेबर कॉस्ट का मतलब वही होता है, लेबर मतलब वही होता है यहाँ पर कॉस्टिंग में, कि फिनिश गुड्स को जो अपने एफर्ट से, यानी हमारा ह्यूमन एफर्ट जो फिनिश गुड्स बना देता है रॉ मटेरियल से, उसे ही बोला जाता है लेबर। और ऐसे भी देखो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, लेबर कॉस्ट हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है टोटल कॉस्ट के लिए, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो बहुत सारा कॉस्ट होता है, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, ठीक है, जैसे कॉस्ट शीट में होता है ना, प्राइम कॉस्ट होता है, उसके बाद होता है फैक्ट्री कॉस्ट होता है, या फिर वर्क्स कॉस्ट होता है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। क्योंकि प्राइम कॉस्ट का मतलब ही होता है मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो आज हम लोग किस बारे में पढ़ रहे हैं, आज हम लोग लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं। और टोटल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट एक अहम हिस्सा है, एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है, और इसी प्राइम कॉस्ट का एक हिस्सा होता है लेबर। और
लेबर का कॉस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह का होता है, वन डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, देखो डायरेक्ट मतलब, पहले हम लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। डायरेक्टली एंगेज्ड, डायरेक्टली एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब जो लेबर डायरेक्टली एंगेज्ड है प्रोडक्शन करने में, चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन हो या सर्विस, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो ही चीज सेल कर सकता है, या तो वो कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है या तो फिर वो सर्विस सेल कर रहा है। जैसे एग्जांपल देते हैं, गुड इवनिंग प्रिया। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है आपको मेरा? यस मैम। ओके, तो अभी स्टार्ट किया है 2 मिनट पहले हम लोग कॉस्टिंग का लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है? ठीक है, आप म्यूट कर लो, ठीक है, नहीं तो आवाज आ जाएगा आपके बैकग्राउंड का। आप म्यूट कर लो, आप मेरा आवाज क्लियर पाओगे। अगर कभी भी प्रॉब्लम होता है देन अनम्यूट करके मुझे बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एक बार फिर से थोड़ा बता देते हैं। लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। कॉस्टिंग में लेबर का मतलब होता है यहाँ पर हर तरह का ह्यूमन रिसोर्स वाला एफर्ट, जो रॉ मटेरियल हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, इफ वी आर मैन्युफैक्चरर, तो हमें क्या करना है, हमें अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना है, जो हम लोग खुद तो कर नहीं सकते हैं थ्रू मशीन्स, लेकिन मशीन भी तो खुद नहीं चल सकता है, उसके लिए भी हमें ह्यूमन एफर्ट का जरूरत होता है। तो ये ह्यूमन एफर्ट को अपॉइंट करने में हमारा कितना क्या पेमेंट चला जाता है, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है अगर उसे लेबर रखना है। तो लेबर मतलब यहाँ पर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड सारे लेबर के बारे में बात हो रहा है। और कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या क्या चाहिए होता है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में पहले आ जाता है मटेरियल कॉस्ट, फिर आता है लेबर कॉस्ट, फिर आता है डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर डायरेक्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि ये सब के बाद फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, फिर सेलिंग एंड ओवरहेड कॉस्ट होता है, ठीक है? तो ये सारा हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट एक्सपेंस भी बोला जाता है, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोला जाता है, ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग लेबर। तो जो लेबर कॉस्ट होता है वो दो तरह का होता है। लेबर कॉस्ट जो होता है वो दो तरह का होता है, वन इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो हम पहले डायरेक्ट कॉस्ट बता रहे थे, जो कि डायरेक्टली एंगेज होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, उसे बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। लाइक वर्कर ऑन मशीन, वर्कर ऑन मशीन, शू मेकर, शू मेकर, ठीक है? शू मेकर, कारपेंटर, ठीक है? इनके बिना हम लोग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। ये डायरेक्टली इंगेज है प्रोडक्शन के काम के साथ, क्योंकि इनके बिना, जो शू मेकर है उसके बिना शू नहीं बन सकता है, जो कारपेंटर है उसके बिना फर्नीचर वगैरह नहीं बन सकता है, ठीक है? और जो जो भी वर्कर जो या फिर जो मशीन में इंगेज है, मतलब दो तरह का काम होता है ना, एक लेबर अपने हाथों से कर सकता है, एक थ्रू मशीन से कर सकता है। लेकिन जिन लोगों के बिना हम लोग प्रोडक्शन नहीं कर सकते, मतलब जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सर्विस के साथ मतलब एंगेज्ड है, उन्हें बोला जाता है, उनको जो पैसा दिया जाता है, उनके लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसे बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है नॉट डायरेक्टली एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ एंगेज नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली है, ठीक है? लेकिन इनडायरेक्टली है प्रोडक्शन एंड सर्विस, but indirectly help the direct labor engaged in production, engaged in production।
इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में तो कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन लोगों का काम ही है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है, यानी डायरेक्ट लेबर, उन्हें हेल्प करना। जैसे कि मान लो वॉचमैन, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन में तो हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन मान लो ये फैक्ट्री में क्या कर रहा है, फैक्ट्री को सिक्योरिटी दे रहा है। वॉचमैन हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, ठीक है, गार्डन मैन, क्लीनर। गुड इवनिंग मौसमी। गुड इवनिंग मैम। गार्डनर हो सकता है, क्लीनर हो सकता है, एटसेट्रा, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कैसे किसी भी तरह से क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्ट लेबर को हेल्प कर रहे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें बोला जाता है इनडायरेक्ट लेबर। और इनके लिए जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब देखो ये कॉस्ट को कंट्रोल भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारा कॉस्ट अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट का कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज ये सारा कॉस्ट मिलके ही तो प्रोडक्ट का प्राइस मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मटेरियल इतने रुपए का आ गया, लेबर को इतना पेमेंट किए, इतना फैक्ट्री में खर्चा हुआ, कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चा हुआ, लाइक एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल अगर हम लोग एजेंट अपॉइंट करते हैं, तो ये सारा टोटल करने के बाद हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट कितना है, फिर उस पर प्रॉफिट जोड़ के हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो है सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हर एक कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसे कंट्रोल करना भी इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट का एकदम स्टार्टिंग में बताओ तो मतलब कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है, या तो कॉस्ट को कंट्रोल करो या तो कॉस्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करो। अगर रिड्यूस नहीं कर पाते हो तो कंट्रोल करो, मतलब अपना खर्चा जो है या तो तुम उसे कंट्रोल करो या फिर तुम उसे रिड्यूस करो। हमेशा रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं होता है, तो अगर रिड्यूस नहीं कर पाते हो तो कंट्रोल करने का कोशिश करो, ताकि तुम्हारा प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो सही हो। और किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं लेबर के कॉस्ट को, अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, सही जगह पे सही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना भी एक बहुत ही मतलब अहम हिस्सा है इसका। अगर हम लोग मान लो अनस्किल्ड वर्कर को स्किल्ड जगह पे अपॉइंट कर रहे हैं, स्किल्ड को सेमी स्किल्ड पे कर रहे हैं, तो हमारा पैसा, टाइम, सारा चीज बर्बाद होगा। जिसका जो स्किल है, जो जिस काम में इंटरेस्टेड है, उसे उसी काम में हमें अपॉइंट करना चाहिए और हमें सिलेक्शन भी उसी तरह से करना चाहिए कि कौन सा एम्प्लॉय को कहाँ हम लोग लगा सकते हैं, किसमें क्या क्वालिटी है, उस हिसाब से अपॉइंट और सिलेक्ट करेंगे तो हमारा काम जो है बहुत ही फास्ट और अच्छी तरीके से हो सकता है। तो इस तरह से हम अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेबर रिकॉर्ड, लेबर का हर रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि ये लेबर का कॉस्ट पूरे लेबर के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो लेबर रिकॉर्ड भी प्रॉपरली हमारे पास होना चाहिए। कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मेथड, कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मेथड, तो जो प्रोडक्शन करने का मेथड है उसमें भी हमें कंट्रोल देखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, कहीं गलत मेथड तो नहीं कर रहे, इसके जगह पे हम लोग अगर कुछ और मेथड अप्लाई करते हैं तो कहीं वो हमें सस्ता होगा या फिर कम टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो इस बात पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए। दैट इज कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन मेथड। उसके बाद कंट्रोल ओवर अराइवल एंड डिपर्चर टाइम ऑफ एम्प्लॉय, मतलब कौन कब आता है और कौन कब जाता है, दैट इज कब वो ऑफिस आता है या फिर फैक्ट्री में आ रहा है और कितने टाइम में वो निकल जा रहा है, वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों ने एम्प्लॉय को रखा है 10 घंटा काम करने के लिए और वो 8 घंटा काम करके ही चला जा रहा है, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इस तरह से अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, इस बात का कंट्रोल नहीं रखेंगे अपने पास, तो फिर हमारा जो काम है वो बिगड़ जाएगा, वो सही तरह से नहीं होगा और लेबर जो है, लेबर कॉस्ट महंगा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें लेबर का अराइवल, डिपर्चर, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा लेबर कॉस्ट एनालिसिस, हमेशा लेबर कॉस्ट का एनालिसिस होते रहना चाहिए कि क्या लेबर को हमें किस मेथड से पे करना है, बिकॉज लेबर कॉस्ट का एनालिसिस करने का मतलब ही होता है, क्योंकि बहुत सारा पेमेंट का मेथड होता है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, बहुत सारा मेथड होता है, लाइक कुछ बोनस मेथड होता है, जैसे पीस मेथड होता है। पीस मतलब यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर, जैसे कि मान लो अगर हम लोग 10 यूनिट प्रोडक्ट बना के देते हैं तो कुछ पेमेंट जो है यूनिट के हिसाब से होगा, प्रोडक्शन के हिसाब से होगा। कुछ होता है टाइम के ऊपर, मतलब काम करने आया
8 घंटा काम करना है उसे, 8 घंटा काम करेगा, उसको पैसा दे देना है, दैट इज टाइम वेजेस। कुछ पेमेंट होता है टाइम के बेसिस पे, कुछ पेमेंट होता है कितना नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ उसके बेसिस पे। तो इस सारे बेसिस पे हमें लेबर कॉस्ट को एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा, किस तरीके से हमें उसे लेबर को पेमेंट करना चाहिए। एंड उसी पॉइंट को फिर से लिख रहे हैं, डिटर्मिनेशन एंड पेमेंट ऑफ वेजेस। तो पेमेंट का मेथड कि किस तरह से हमें लेबर को पेमेंट करना चाहिए और उस बेसिस पे एनालिसिस, ताकि हम अपना लेबर कॉस्ट जो है हम लोग अपना कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट है हाँ, होएगा। अच्छा, अब देखो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कितना डिपार्टमेंट अपॉइंट किया जाता है। देखो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या डिपार्टमेंट अपॉइंट किया जाता है। तो फर्स्ट है पर्सोनल डिपार्टमेंट। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब होता है किस तरह के लोगों को हमें अपॉइंट करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मतलब जो लोग बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय लोगों को, उन लोगों का जो डिपार्टमेंट होता है उसे बोला जाता है पर्सनल डिपार्टमेंट। इसमें क्या क्या होता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ वर्कर एंड प्रोवाइडिंग देम ट्रेनिंग। फिर यही लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग का मतलब अरेंजमेंट करते हैं। सबके पास सब स्किल नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल स्किल तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से किसी के पास हो नहीं सकता है, कोई कहीं काम करेगा तभी उसके पास प्रैक्टिकल स्किल होगा। तो उसके लिए जितना भी ट्रेनिंग वगैरह होता है वो सब प्रोवाइड करते हैं कौन, पर्सनल डिपार्टमेंट। सारा अरेंजमेंट इन्हीं लोगों के हाथों में होता है। तो प्रोवाइड देम ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग देम टू the job they are fitted। अब देखो ट्रेनिंग के टाइम पे ये पता चल जाता है कि कौन कितना किस चीज के लिए काबिल है। उसी तरह से सबसे बेस्ट जो जहां पर अपना एफर्ट दे पाएगा उसी हिसाब से उन लोगों को उस जगह पे अपॉइंट किया जाता है। तो ये काम होता है पर्सनल डिपार्टमेंट का कि सही लोग को चुन के उसे सही जगह पे अपॉइंट करना, ताकि काम जो है वो 100% अच्छा हो, एक्यूरेट हो। इसके अलावा होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इन लोगों को क्या करना पड़ता है, देखो इन लोगों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन मेथड। ये प्रोडक्शन मेथड के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्शन मेथड का सारा कंट्रोलिंग इन्हीं के हाथ में होता है। एंड वर्किंग कंडीशन फॉर ईच जॉब डिपार्टमेंट और प्रोसेस। कौन से प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, ये पूरा कंट्रोलिंग रहता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हाथ में। नेक्स्ट होता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि टाइम के बारे में ध्यान रखना, रिकॉर्ड करना कि कब एम्प्लॉय आ रहा है, कब एम्प्लॉय जा रहा है। दैट इज रिकॉर्डिंग द अराइवल एंड डिपर्चर टाइम ऑफ ईच वर्कर। और इसे दो पार्ट में, ये जो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है ना, इन लोगों का दो काम होता है। एक तो टाइम कीपिंग, और मतलब यहाँ पर लिखते हैं टाइम रिकॉर्डिंग का जो होता है, टाइम रिकॉर्डिंग का दो पार्ट होता है। एक तो होता है टाइम कीपिंग और एक होता है टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग मतलब टाइम का ध्यान रखना, और ये टाइम कीपिंग किस तरह से मतलब रखा जाता है टाइम का, ये
कैसे पता चलता है कि कितना टाइम कौन काम किया है, उसके लिए क्या क्या फॉलो किया जाता है। अटेंडेंस रजिस्टर, जैसे तुम लोग स्कूल कॉलेज में रहते हो तो तुम लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर रहता है, उससे पता चलता है कि कौन कितना किसका एब्सेंट है, कौन कितने दिन स्कूल आया है। इसी तरह से लेबर लोगों के लिए भी रखा जाता है। या फिर टोकन सिस्टम होता है, जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो टोकन लेके जाते हो ना, उसी तरह से यहाँ लेबर लोगों के लिए भी टोकन सिस्टम रहता है, और जिसमें ये पता चलता है कब टोकन उसने लिया उसका एक टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कब टोकन दिया उसका एक टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो टोकन सिस्टम से भी होता है। या फिर टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक भी बहुत सारे होते हैं जो यूज किया जाता है, और मतलब क्लॉक ऑन कर दिया जाता है और उसके बाद पता चलता है जब वो चला जाता है काम करके कि कितना टाइम काम किया। उसके लिए ये बहुत सारा अलग अलग मेथड होता है, जैसे रजिस्टर, टोकन, टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक, ये सब यूज किया जाता है। और टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग मतलब ये एम्प्लॉई लोग जो टाइम अपना प्रोवाइड करते हैं उसे बोला जाता है टाइम बुकिंग। दैट इज रिकॉर्डिंग टाइम sent by worker on different job or process for determining labor cost or job or process। और टाइम बुकिंग किस तरह से किया जाता है, ये रिकॉर्ड जो किया जाता है टाइम, कब लेबर लोगों के पास भी अपना टाइम रिकॉर्ड रहता है कि वो कब आ रहे कब जा रहे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग टाइम जो सेंड किया जाता है, वर्कर लोग जो सेंड करते हैं, और ऑन डिफरेंट जॉब, जो जिस जॉब में अपॉइंटेड है, जो जिस काम में अपॉइंट है, उसके लिए जो मेंटेन किया जाता है, दैट इज टाइम बुकिंग होता है। और इसमें क्या क्या यूज किया जा सकता है, जैसे कि जॉब टिकट होता है, डेली टाइम शीट होता है, वीकली टाइम शीट होता है, रजिस्टर की तरह ही होता है वीकली टाइम शीट। नेक्स्ट रहता है पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल मतलब पेमेंट के बारे में जो लोग कंट्रोल करते हैं, पेरोल डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट of wages or salary to each employee। पेरोल डिपार्टमेंट वालों का काम क्या होता है, ये लोग लेबर को क्या पे करना है पता चल रहा है नाम से ही, पेरोल डिपार्टमेंट। ये लोग पेमेंट के बारे में सारा जो कंट्रोलिंग है वो रखते हैं अपने हाथ में। इसके लास्ट में जो आता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। जब आप लोग कॉस्ट अकाउंटेंट हो जाओगे तो आप लोगों का मेन काम क्या रहेगा, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल labor cost with time card, job card, labor cost of various job वर्क ऑर्डर। तो काम क्या रहता है, कलेक्ट कर लेना कि क्या लेबर कॉस्ट हुआ है, फिर उसे क्लासिफाई करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जॉब कार्ड, टाइम कार्ड, ये बेसिस पे, ठीक है। ये सारा काम करती है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, और फिर उसे एनालिसिस भी करती है। नेक्स्ट लेबर, नेक्स्ट क्या होता है, लेबर टर्नओवर। देखो टर्नओवर का मतलब यहाँ पर सेल नहीं है, टर्नओवर का मतलब यहाँ पर है मूवमेंट, ठीक है, लेबर का मूवमेंट। लेबर क्या होता है, कभी कभी मतलब
कभी इस फैक्ट्री में काम कर रहे या फिर कभी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे, तो लेबर का मूवमेंट होते ही रहता है, कभी ये छोड़ दिया, कभी नया अपॉइंट हो रहा है, कभी कहीं और चला जा रहा है, तो इसे बोलते हैं लेबर टर्नओवर। तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ लेबर जो है बार बार चेंज हो रहा है, तो उसे लेबर टर्नओवर बोलते हैं। परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन लेबर फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना परसेंट लेबर हर साल चेंज हो रहा है, या फिर जिस बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मंथली हो, ईयरली हो, तो उसे बोला जाता है लेबर का टर्नओवर। हाई परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर denotes that labor is not stable, जो कि बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि पहले किसी को काम दो, उसे काम सिखाओ, फिर अगर कोई चला जाता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही दिक्कत का बात हो जाता है। लेकिन फिर भी हमें लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करके रखना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने परसेंटेज ऑफ लेबर टर्नओवर है, क्योंकि मुझे उसे कम करना पड़ेगा। तो अगर कम करने के लिए मुझे कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों लेबर इतना टर्नओवर हो रहा है, वो सारे रीजन को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए, शॉर्ट आउट कर पाए, तभी हम लोग अपना लेबर टर्नओवर को जो क्या है रिड्यूस कर पाएंगे। और इसे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, LTR मैंने लिखा है, लेबर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू रिप्लेस्ड वर्कर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। मतलब सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लेबर था, उसमें से पूरे ईयर में 10 लेबर जो है वो चला गया, उसके जगह पे दूसरे लेबर को लाया गया है, रिप्लेस्ड वर्कर, क्योंकि काम तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। जितने लेबर को रिप्लेस किया गया है, तो 10 लेबर को रिप्लेस किया गया, इसका मतलब 10 लेबर चला गया था, ठीक है। अब रिप्लेस देखो दो तरह का हो सकता है, इसके आगे हम लोग इसका मेथड पढ़ेंगे। एक तो हो सकता है ओल्ड कोई चला गया है उसके प्लेस में, या फिर न्यूली हम लोग जब देंगे तो उसे रिप्लेस तो बोलेंगे नहीं, उसे रिक्रूट बोलेंगे, ठीक है। तो एक रिप्लेस होता है, रिप्लेस मतलब पहले से कोई चला गया है, उसके प्लेस में किसी को लेके आ रहा है, दैट इज रिप्लेस्ड, ठीक है। और अगर कोई को हम लोग न्यूली अपॉइंट कर रहे हैं तो उसे रिक्रूटेड लेबर बोलेंगे। तो लेबर टर्नओवर लेकिन रिक्रूटमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, रिक्रूट तो हम लोग कर ही सकते हैं नया अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो, लेकिन लेबर टर्नओवर का मतलब मेनली ये होता है कितना लेबर को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कौन कौन छोड़ के चला गया, उसके जगह कितना। यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 10 जन लेबर छोड़ के चला गया था, उसके प्लेस में हम लोगों ने और भी 10 लेबर्स को लिया है, तो फिर इसका मतलब यहाँ पर परसेंटेज हो जाता है, देखो 1%। 1% है लेबर टर्नओवर रेशियो। मतलब 100 लेबर में इससे भी मतलब 1000 लेबर में यहाँ पर, हाँ बोलो, ऊपर लिखा था ऊपर, हाँ यानी 10 लेबर में यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि 100 लेबर में एक लेबर जो है वो हमें मतलब 1% लेबर जा रहा है, इसका मतलब ये होता है 100 लेबर में एक लेबर चला जाता है। ये रेशियो का मतलब यही होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कितना लेबर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, कितने लेबर चले जा रहे हैं उसकी जगह हम लोग कितना लेबर को रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसका कॉजेस क्या होता है, इसके कॉजेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। एक तो होता है पर्सनल कॉज, ठीक है। पर्सनल कॉज के वजह से भी कभी कभी लेबर छोड़ के चले जाते हैं। पर्सनल कॉज में जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि सपोज किसी का डेथ हो गया है, जो लेबर हमारे यहाँ काम कर रहा था उसके रिलेटेड किसी का डेथ हो गया है, तो हो सकता है वो नहीं आ पा रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, चला गया छोड़ के। इल हेल्थ, या फिर जो लेबर काम कर रहा है उसका तबीयत खराब है, ठीक है, तो फिर कैसे काम करेगा, उसका तबीयत ही ठीक नहीं है। या फिर डिसलाइक फॉर द जॉब, जो काम पे उसे रखा गया है उसे वो काम ही नहीं पसंद है, तो भी हो सकता है कि वो छोड़ के चला जाए, ठीक है। और तुम लोग इसके नीचे नीचे लिखो, हम इसके बाद मतलब यहाँ पर साइड में लिख रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है रिटायरमेंट, या फिर किसी का हो सकता है रिटायरमेंट हो गया तो फिर वो चला जा सकता है। या फिर फैमिली प्रॉब्लम, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है कि वो नहीं काम पे आ रहा है, ठीक है। या फिर उसने काम ही छोड़ दिया, काम ही छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर काम छोड़ दिया, उसके ऊपर ही हम लोग करें। या फिर मैरिज ऑफ
मैरिज ऑफ वुमेन वर्कर, मतलब पहले काम कर रही थी वो, लेकिन शादी होने के बाद दूसरे जगह चले जाने की वजह से काम नहीं कर पा रहे, तो वुमेन वर्कर के लिए हम लोग ये वाला पॉइंट दे सकते हैं कि पर्सनल रीजन में, कि अगर मतलब मैरिज हो गया तो फिर वो काम पे नहीं आ सकती है, तो ये पर्सनल कॉजेस हो सकता है। इसके अलावा और दो पार्ट होता है, एक तो होता है अनअवॉइडेबल कॉज। अनअवॉइडेबल कॉज में हम लोग बोल सकते हैं लाइक एक्सीडेंट वगैरह, ठीक है, किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया है, जो हम लोग मतलब अनअवॉइडेबल, मतलब उसे काम पसंद था, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट था उसके लिए, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो लेबर काम पे नहीं आ सकता है। इसके अलावा हो सकता है अवॉइडेबल कॉज, मतलब चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, लेकिन नहीं करना चाहते हो वो अलग बात है। जैसे लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, जहां काम कर रहा है वहां सिक्योरिटी नहीं है, उस जगह पे उस ऑर्गेनाइजेशन पे सिक्योरिटी नहीं है, तो लेबर काम नहीं करना चाहेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे। या फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, काम करवाए जा रहे हैं, उतना पता भी नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो फिर लेबर को क्या है, जिसको काम करके खाना है उसे तो सीखना पड़ेगा। अगर हम सीख ही नहीं पा रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, सिर्फ पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है कि मुझे काम मिल गया, आप काम सीखोगे तभी आप अपना प्रमोशन कर सकते हो। तो अगर ट्रेनिंग का प्रॉपर फैसिलिटी वगैरह नहीं है, तो फिर हो सकता है कि लेबर वहां से काम छोड़ के चला जा रहा है। या फिर प्रमोशन का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी लैक है। यहाँ पर लिख देते हैं लैक ऑफ प्रमोशन अपॉर्चुनिटी, तो भी हो सकता है कि लेबर छोड़ के चला जाए, ठीक है। तो ये सब अनअवॉइडेबल कॉज है, मतलब चाहे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना लेबर टर्नओवर रोकने के लिए ये सारा पॉइंट को सुधार सकता है। या फिर मान लो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, कभी कभी क्या होता है मेडिकल फैसिलिटीज उतने अच्छे नहीं होते हैं, जो भी वर्कर मान लो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं जिन्हें मेडिकल सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत होती है, अगर मेडिकल फैसिलिटी वगैरह उतना अच्छा नहीं है, तो कभी कभी वर्कर क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहते हैं। अब ये लेबर टर्नओवर को मेजर करने के लिए 3 मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। एक तो होता है सेपरेशन मेथड, अब इसके ऊपर हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। एक होता है सेपरेशन मेथड, एक होता है रिप्लेसमेंट मेथड, एक होता है फ्लक्स मेथड। 3 मेथड्स अप्लाई होता है। तो पहले हम सेपरेशन मेथड में लिख पाते हैं। देखो सेपरेशन मेथड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई लेफ्ट, लेफ्ट मतलब छोड़ के चले जाना, ड्यूरिंग ए पीरियड, मतलब हम लोग जिस पीरियड अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया मंथली, ईयरली, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन करेगा, मतलब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन में जिस तरह से रहेगा उस बेसिस पे हमें करना है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग ए पीरियड, हमें एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के रेस्पेक्ट में देखना है कितने एम्प्लॉय जो है छोड़ के चले गए, और इस पे जो परसेंटेज आएगा उसे हम लोग बोलेंगे सेपरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है रिप्लेसमेंट मेथड। नाम से ही पता चल रहा है, सेपरेट मतलब जो हमें छोड़ के चले गए, ठीक है। रिप्लेसमेंट मेथड मतलब जो छोड़ के चले गए उनकी जगह हमें कितने लोगों को रिप्लेस किया। तो यहाँ पर होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइडेड बाय वही होता है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग ए पीरियड इनटू 100। और लास्ट होता है फ्लक्स मेथड। ये इन दोनों मेथड का मिक्स्ड अप है। तो फ्लक्स मेथड में क्या होगा, नीचे तो वही होगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर के रेस्पेक्ट में हमें ढूंढना है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग ए पीरियड, और यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, या फिर एडिशन भी बोल सकते हैं। नंबर, ये लैंग्वेज भी कभी कभी यूज होता है, नंबर ऑफ एडिशन या फिर नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, इसका जो परसेंटेज आएगा इसे हम लोग बोलते हैं फ्लक्स मेथड। तो एक काम करते हैं हम लोग इस मेथड पे एक कैलकुलेशन, मतलब एक सम्स करके देख लेते हैं कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करने को मतलब करना चाहिए किस तरह से। उसके बाद हम लोग आगे फिर पेमेंट जो मेथड होता है वेजेस का उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का। A company has calculated the labor turnover rate for the quarter ending on 31st March। तो ये लोग क्वार्टरली चेक करता है कि इन लोगों का लेबर का क्या मूवमेंट है। तो क्वार्टर एंड हुआ है 31st मार्च 2003 को। क्वार्टर मतलब किसी भी ईयर को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करते, किसी भी डेटा को 4 से डिवाइड करते तो ही उसे क्वार्टर बोला जाता है, यानी 3 मंथ्स का जो स्लॉट होता है उसे क्वार्टर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर बता ही दिया है, लेबर टर्नओवर का रेट जो है यहाँ पर बताया है 6%, 4%, 10%। अब ये कौन से मेथड में है? 6% अंडर सेपरेशन मेथड, 4% अंडर रिप्लेसमेंट मेथड एंड 10% अंडर फ्लक्स मेथड। ये बता दिया है हमें। द वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 50। कितने वर्कर को रिप्लेस किया गया है? 50 वर्कर को। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर ढूंढने बोला है, यानी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के दिया है। मतलब नॉर्मली 6%, 4%, 10% ये हम लोग सीख रहे थे कि कितना परसेंट लेबर टर्नओवर हो रहा है, हम लोग इस रेस्पेक्ट में सोच रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें वो बता ही दिया है कि कितना परसेंटेज ऑफ टर्नओवर है अलग अलग मेथड से, दैट इज सेपरेशन, यानी कितने लेबर सेपरेट हो गए। पूरे 100 में 6 लेबर सेपरेट हो रहा है, इतना परसेंटेज चल रहा है सेपरेट होने का। रिप्लेस्ड किया जाता है 4% लोगों को, यानी 100 लोगों में से 4 जो है वो रिप्लेस्ड है। और फ्लक्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि 10% है। और देखो 6 + 4 मिलाओगे तो 10 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर फ्लक्स मेथड का मतलब होता है कितने सेपरेट हो गए हैं और कितने रिप्लेस्ड हुए हैं। तो द वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 50। यहाँ पर बता दिया है, एक हमें पॉइंट दे दिया है कि कितने वर्कर जो है वो रिप्लेस्ड हुए हैं, 50 वर्कर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने वर्कर रिक्रूटेड हुए हैं और कितने वर्कर जो है वो सेपरेट हुए हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बाद में पीडीएफ शेयर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। और ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलो तो अभी अभी हम लोगों ने देखा, और याद कैसे रखना है देखो, मतलब रट्टा लगाने का कोई जरूरत नहीं है। सेपरेट मेथड मतलब तुम लोग नाम से ही समझ रहे होगे कितने लोग हम सेपरेट हो गए। तो पहले लिखते हैं सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड में क्या होता है? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ड्यूरिंग द पीरियड। हम और नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तुम लोग चाहो तो उसे कंप्लीटली लिख सकते हो। और हमारा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा रिप्लेस नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, तो फिर सेपरेशन मेथड तो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो रिप्लेस नंबर ऑफ वर्कर दिया है, यानी रिप्लेसमेंट मेथड हमें अप्लाई करना चाहिए। तो पहले वही लिखने से बेटर होता। कोई बात नहीं, रिप्लेसमेंट मेथड लिख लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट मेथड में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड divided by average number of workers into 100। अब रिप्लेसमेंट मेथड में कितने लोग रिप्लेस हुए, कितने परसेंटेज ऑफ? 4%। तो 4% का मतलब होता है 4/100। अच्छा एक बार परसेंट ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया है कि कितने वर्कर जो है रिप्लेस्ड हुए हैं, 50, ठीक है 50। और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। और ये जो 100 है ना, ये परसेंटेज के लिए ही तो 100 होता है। अगर हम लोग यहाँ पर 4% लिख रहे हैं, यानी नेक्स्ट लाइन में अगर 4 डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं, तो यहाँ इंटू 100 नहीं होता है, ठीक है। ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, यहाँ पर इंटू 100 नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 100 लिखना चाहते हैं तो इसे 4 लिखेंगे, बात एक ही हो जाएगा, ठीक है। ये 100 यहाँ डिवाइड होके आ जाएगा। तो ये तुम लोग को ध्यान में रखना है हर एक कैलकुलेशन में, कहीं भी परसेंटेज हो, ऐसा नहीं कि इधर परसेंट लिख दिए इधर 100 लिख दिए, बिल्कुल गलत कंसेप्ट हो जाएगा। बिकॉज ये इंटू 100 की वजह से आंसर जो परसेंटेज में होता है। तो अगर हम लोग यहाँ परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इंटू 100 हमें नहीं लिखना है। और अगर यहाँ परसेंटेज नहीं यूज करेंगे तो यहाँ इंटू 100 लिखेंगे तो भी ये 4% ही कहलाएगा। फिर 4 इंटू ये डिवाइड 100 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर 4/100 ये हो जाएगा 4 इंटू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 50 इंटू 100।
तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाता है 1250, यानी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हो गए 1250। हम लोग को क्या पूछा है? हम लोग को एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो नहीं पूछा, हम लोग को पूछा है कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड है और कितने सेपरेट है। तो ये सेपरेशन मेथड में हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो जगह नहीं होगा, नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। तो सेपरेशन मेथड 6%, तो 6% नंबर ऑफ सेपरेशन नहीं पता, वही ढूंढना है हमें। बट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर पता है, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1250 आ रहा है। देखो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमारा 1250 आ गया है। तो 1250, और जैसे कि मैंने बताया यहाँ इंटू 100 नहीं लिखेंगे बिकॉज मैंने 6% लेके रखा है। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाई 1250। तो नंबर ऑफ सेपरेशन इक्वल टू 6 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 100। 6 इंटू 1250 डिवाइडेड बाई 100, देखो कितना होता है। तो ये होता है 75। तो नंबर ऑफ सेपरेट वर्कर कितने हो जाएंगे? 75। देखो ये आंसर आ गया, कितने वर्कर सेपरेट है। अब हमें पूछा है कि कितने रिक्रूटेड है, तो रिक्रूटेड के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लक्स मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं, तो लिख देते हैं फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड में होता है नंबर ऑफ सेपरेशन जो कि 75 आया है प्लस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, दैट इज 1250 इंटू 100। तो फ्लक्स मेथड में है 10%। तो यहाँ लिख देते हैं 10%, 75 प्लस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट डिवाइडेड बाय 1250। तो 10% मतलब 10 बाई 100 इक्वल टू 75 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट, टीआर लिख देते हैं 1250। तो इनटू कर लेते हैं, चलो यहाँ पर 10 बाई 100 कर लेते हैं। 10 बाई 100 करने पे 0.1 आता है, तो 0.1 इंटू 1250 इक्वल टू 75 प्लस टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये आ गया 125। 125 माइनस 75 इक्वल टू नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो 125 माइनस 75, तो ये हो गया 50। 50 इक्वल टू नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट। तो देखो कितने नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड हुए हैं? 75। तो इस तरह से भी हमें क्वेश्चन दे सकता है कि डायरेक्टली हमें जो नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अगर क्वेश्चन आसान सा होता तो पहले हम लोग को ये दे ही देता कितने वर्कर रिप्लेस्ड है, इतने रिक्रूट है, हमें परसेंटेज निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग दिया है, यहाँ पर परसेंटेज मतलब सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर का रेशियो तो हमें बता ही दिया है। हमें उस रेशियो या फिर परसेंटेज से हमें ये ढूंढना है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर जो है यहाँ पर रिक्रूटेड एंड सेपरेट हुए हैं। बाकी ये जो रिप्लेस नंबर ऑफ वर्कर हमें दिया हुआ था, कुछ ना कुछ तो पॉइंट दिया हुआ होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग फाइंड आउट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये था हमारा लेबर टर्नओवर। अब हम लोग पढ़ेंगे पेमेंट मेथड, जो कि मेन पार्ट है, ठीक है। पेमेंट मेथड, कितने सारे मेथड अप्लाई हो सकते हैं लेबर को पेमेंट करने के लिए। एक तो होता है बेसिक वेजेस,
बेसिक वेजेस का कितना पार्ट होता है देखो, फिक्स्ड सैलरी पर मंथ, ठीक है। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है, देखो फिक्स्ड जो अमाउंट, अगर कोई भी किसी के भी घर पे अगर कोई सर्विस मैन या वुमेन है तो तुम लोग को पता चलेगा कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी हर मंथ उन लोग को दिया जाता है, ठीक है। तो ये होता है फिक्स्ड सैलरी मेथड, एक होता है। एक होता है टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड होता है मतलब कितने टाइम सर्विस दिया जा रहा है, टाइम बेसिस पे पेमेंट जब किया जाता है तो उसे बोला जाता है टाइम बेस्ड मेथड। एक होता है पीस वर्क। पीस वर्क मतलब जो कि ये टाइम बेस्ड किसके ऊपर डिपेंड है, टाइम, डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है। टाइम के ऊपर डिपेंड होगा, ये हो जाता है डिपेंड ऑन आउटपुट, ठीक है। कितना आउटपुट हुआ उस बेसिस पे पीस वर्कर को पेमेंट किया जाता है। और एक होता है बोनस और इंसेंटिव सिस्टम। अब इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बोनस या इंसेंटिव के अंडर बहुत सारे सिस्टम होते हैं। और ये पीस जो है, पीस वर्कर जो है, इसमें क्या क्या होता है देखो, पीस के हिसाब से जब पेमेंट होता है, एक होता है स्ट्रेट पीस, एक होता है स्ट्रेट पीस विथ मिनिमम गारंटी, और एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। तो ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक एक हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, ये फिक्स्ड वाला तो पता है, जितना अमाउंट बोलेगा, जितने में मतलब अपॉइंट किया जाता है वर्कर को, उतना ही पेमेंट करना पड़ता है। अगर मंथली बोला गया, नॉर्मली मंथली होता है, डेली होता है, तो सैलरी जो जिनको दिया जाता है उन्हें मंथली ही दिया जाता है, जिन्हें डेली दिया जाता है उन्हें वेजेस बोला जाता है, उन लोगों को वेजेस दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए फिक्स्ड अमाउंट जिन्हें दिया जाएगा दैट इज सैलरी होता है, और ये मंथ बेसिस पे होता है। तो इस पे अलग से बोलने का कुछ भी नहीं है, जितना फिक्स्ड अमाउंट बोला गया उतना दिया जाएगा। टाइम बेस्ड यानी जो टाइम के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो इस टाइम बेस्ड हम लोग इस पे डिटेल्स में देखते हैं, टाइम बेस्ड में क्या होता है। टाइम वेज रेट सिस्टम, पेड ऑन टाइम स्पेंट, कितना टाइम स्पेंड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके पे किया जाता है, irrespective of the amount of work done। कितना काम हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने कम काम किया है तो हम लोग कम पेमेंट कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पूरा पेमेंट जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर उसने बोला है कि अगर हम लोगों से उसका डील हुआ है कि 1 घंटे के लिए हम लोग उसे 100 रुपीज पे करेंगे, तो वो अगर 8 घंटा काम करेगा तो उसे 800 पे करना पड़ेगा। अब हमें काम का अमाउंट पसंद हो या ना हो, अगर हमें लगता है कि वो कम काम किया है तो कुछ कर नहीं सकते, उसने जितना टाइम जो है स्पेंड किया है हम लोगों से, उसी तरह का एग्रीमेंट हुआ है कि टाइम बेसिस पे पे करेंगे तो टाइम बेसिस पे ही पे करना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना काम हुआ है, ज्यादा या कम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा करेगा तो ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा पेमेंट करना है, और कम करेगा तो हम उसका पैसा काट नहीं सकते, हमें टाइम बेसिस पे देना है, क्योंकि हमारे साथ वही बात हुआ है। तो वेजेस इसमें क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस या फिर टोटल पेमेंट बोल सकते हैं, आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, जो कि पहले से ही डिसाइड कर लिया जाएगा। रेट पर आवर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अगर 8 आवर्स काम किया है किसी ने, 100 रुपीज पर आवर बेसिस पे देने का बात हुआ है, तो हमें 800 रुपीज ही देना पड़ेगा। तो ये था हमारा टाइम बेस पे। फिर पीस वर्क, तो पीस वेज रेट देखो क्या होता है। पीस वेज रेट मतलब कितना आउटपुट, ठीक है, कितना आउटपुट हो रहा है उस बेसिस पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीस वेज रेट में ऑन द
basis of work done irrespective of time taken। कितना टाइम लगा है ये मायने नहीं रखता है, मेन ये देखना है हमें कि कितना सारा आउटपुट हमें अचीव हुआ है, उस बेसिस पे हम लोगों को पेमेंट करना है। तो यहाँ पर टोटल वेजेस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट या फिर पर पीस। यूनिट मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गुड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यूनिट्स किस में हम लोग काउंट करें, ठीक है, तो उसी बेसिस पे हमारा यूनिट्स हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने टाइम बेस्ड पढ़ा, पीस वर्क में स्ट्रेट पीस रेट मतलब डायरेक्टली जिसमें बोला जाएगा कि स्ट्रेट पीस रेट का मतलब होता है कि कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है उस बेसिस पे। लेकिन एक पीस रेट ऐसा भी हो सकता है कि पीस रेट तो हम लोगों ने बता दिया है कि एक यूनिट प्रोडक्शन करने पे 5 रुपीज मिलेगा, लेकिन एक मिनिमम गारंटी वेजेस भी दिया जाएगा उसके साथ कि आप कितना भी कम प्रोडक्शन कर लो, आप अगर मेरे यहाँ काम करने आओगे तो आपको एक दिन का 100 रुपीज मिलेगा, उसके साथ साथ आपको जो पेमेंट मिलेगा वो पीस रेट बेसिस पे मिलेगा। तो वो होता है स्ट्रेट पीस विद मिनिमम गारंटी वेजेस। अगर मिनिमम कुछ गारंटी दिया गया है कि इतना आपको पेमेंट मिलेगा ही, तो फिर दोनों ही पेमेंट करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे कि इंसेंटिव प्लान जो है मतलब बोनस प्लान कितने तरह का होता है। बोनस प्लान, तो बोनस का प्लान बहुत तरह का होता है। यहाँ पर हेल्से प्रीमियम प्लान एक होता है, हेल्से वेयर प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान होता है, रोवन प्रीमियम प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, क्योंकि यहाँ पर आएगा इसलिए मैंने डिफरेंशियल वाला नहीं बताया, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, इमर्सन एफिशिएंसी प्लान, मेरी मल्टीपल पीस रेट प्लान, बिडॉक्स पॉइंट प्रीमियम प्लान, बर्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। तो बहुत सारा प्लान है, ठीक है, तो हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हेल्थ प्रीमियम प्लान। तो पहला बात है देखो, बोनस या इंसेंटिव तभी दिया जाता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ बेनिफिट हो, लाइक कि लेबर ने क्या किया है, एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा आउटपुट दिया है, कम टाइम में काम कर दिया है, तो तभी दिया जाता है बोनस, ठीक है। तो बोनस या इंसेंटिव तभी दिया जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट आ रहा है, ठीक है, जो टाइम डिसाइड किया था ऑर्गेनाइजेशन ने उससे कम टाइम में काम हो गया, लेबर एफिशिएंट हो रहा है जिस भी तरह से वो, या वो टाइम के अकॉर्डिंग एफिशिएंट है या फिर वो प्रोडक्शन जो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट है, तो फिर लेबर लोगों को नॉर्मल जो भी पेमेंट करने का बात है, दैट इज वो आवरली बेसिस पे हो सकता है, पीस रेट बेसिस पे हो सकता है, फिक्स सैलरी बेसिस पे हो सकता है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा जो भी पेमेंट किया जाता है लेबर को उसे बोला जाता है बोनस या फिर इंसेंटिव। और इसके लिए किस किस तरह का प्लान है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हेल्थ से, और हेल्थ से का दो है, एक है हेल्थ से प्रीमियम और एक है हेल्थ से वेयर। तो हेल्थ से प्रीमियम में क्या होता है देखो,
हेल्थ से में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, अगर ये टाइम बेसिस पे होता है, सबसे पहला बात है ये टाइम बेसिस पे ये बोनस दिया जाता है। तो टाइम बेसिस का मतलब ये हो जाता है कि जो टाइम प्रोवाइड किया गया है अगर उससे कम टाइम में लेबर काम करके दे रहा है, दैट इज टाइम एफिशिएंसी। अगर लेबर टाइमली एफिशिएंट है तो उसे हेल्थ से प्रीमियम में हम लोग प्रीमियम यानी बोनस पे कर सकते हैं। तो किस तरह से पे किया जाता है, तो स्टेप 1 हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है टाइम सेव्ड। ठीक है, अब टाइम सेव्ड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेव्ड का मतलब होता है टाइम गिवन। ठीक है, टाइम गिवन माइनस टाइम टेकन, कितना टाइम दिया गया था और उसने कितना टाइम लिया। अब टाइम गिवन का मतलब स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, टाइम गिवन का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि टाइम गिवन ऐसा नहीं होता अपने मन से कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, जैसे तुम लोग एग्जाम देने जाते हो एक स्टैंडर्ड टाइम होता है 3 आवर्स। अब कोई कोई हो सकता है कि 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, तो वो टाइमली एफिशिएंट है। तो टाइम से पहले हमें कैलकुलेट करना है इसमें। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 50% ऑफ टाइम सेव्ड। ठीक है, स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करके देखना है कि टाइम जितना भी सेव्ड है उसका 50% कितना होता है। तो ये हो जाता है टाइम सेव्ड। और ये जो बोनस टाइम बोला जाता है इसे, ठीक है, इसी टाइम के बेसिस पे बोनस दिया जाएगा, तो इसे बोला जाता है बोनस टाइम। ये जो स्टेप 2 में हम लोग 50% ऑफ टाइम से निकालते हैं इसे बोला जाता है बोनस टाइम। और ये जो स्टेप 2 में जो हमारा टाइम आएगा इनटू आवरली वेजेस, इनटू आवरली वेजेस, जो वेजेस का बात हुआ है, ठीक है, कि 1 आवर काम करने से पर आवर में 5 रुपीज, पर आवर में 50, 500 अकॉर्डिंग जो भी रहेगा उस हिसाब से हमें उस टाइम पे भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल वेजेस तो वो लेके ही जाएगा। ठीक है, स्टेप 4 में टोटल वेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेजेस का मतलब हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है सिर्फ बोनस लेके घर चला जाएगा। तो क्या होगा, एक तो नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस मतलब जो टाइम बेसिस पे पहले ही उसे देने का बात हुआ है कि आप जितने घंटे काम करोगे उतना आपको मिल जाएगा इस बेसिस पे, उसके साथ साथ बोनस। ठीक है, तो ये बोनस जो कैलकुलेट करेंगे उसे हमें ऐड करना पड़ेगा, बाकी हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर 50% हम लोग लेंगे, 50% ऑफ टाइम से नॉर्मली लिया जाता है, लेकिन हेल्थ से प्रीमियम प्लान में और भी 2 परसेंटेज हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज 30% भी यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर क्या यूज किया जाता है 50%। ठीक है, नॉर्मली यूजुअली यहाँ पर हम लोग 50% ही यूज करेंगे। इसके बाद हेल्थ से वेयर प्लान, ये भी सेम होगा, सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, ओनली 30% इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ 50%। नॉर्मली हेल्थ से में 50-30 दोनों ही यूज होता है, लेकिन प्रीमियम में ये रूल्स है, प्रीमियम में हम 50% यूज करेंगे और यहाँ पर हम लोग 30% यूज करेंगे। प्रीमियम में भी हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं, 50-30 दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को सम्स जब करना है तो हेल्थ से जो प्रीमियम प्लान है उसमें 50 ही यूज करना है, हम लोग 30 यूज नहीं करेंगे, बट ये 30 इसमें भी रिलेट करता है, लेकिन इसमें हम लोगों को 30 ही यूज करना है हेल्थ से वेयर प्लान में, बाकी सारा सिचुएशन सेम रहेगा। नेक्स्ट रोवन करते हैं, रोवन के बाद हम लोग इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करेंगे, रोवन प्रीमियम प्लान। यहाँ पर भी टाइम बेसिस पे ही होता है, टाइम बेसिस पे पे किया जाता है। अब टाइम बचाएगा तभी उसे प्रीमियम यानी बोनस मिलेगा, तो सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है टाइम सेव्ड। टाइम सेव्ड का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम लिख लो इसे, हम बता रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम, कितना टाइम दिया गया था और उसने कितना टाइम लिया, दैट इज टाइम सेव्ड। और जैसे उसमें हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे बोनस आवर्स, दैट इज 50% ऑफ टाइम सेव्ड, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे बोनस रेशियो। बोनस रेशियो किस तरह से होगा, बोनस रेशियो का यहाँ पर मतलब हो जाता है टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। ठीक है, टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, ये बोनस रेशियो कैलकुलेट करना है। फिर हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो बोनस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बोनस रेशियो जो आएगा हमारा इनटू आवर्स वर्क इनटू रेट पर आवर, इनटू रेट पर आवर। और टोटल अर्निंग क्या हो जाएगा लेबर का, टोटल अर्निंग हो जाएगा जो उसे ऐसे भी मिलता टाइम
जितना टाइम वो काम करता वो तो मिलेगा, यानी नॉर्मल वेजेस प्लस बोनस। अब बोनस अकॉर्डिंग वो बता दिया जाएगा कि कौन सा मेथड यूज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो हेल्थ मेथड यूज कर रहा है या फिर वो रोवन मेथड यूज कर रहा है, वो हमें बता दिया जाएगा। और क्वेश्चन में सिर्फ अगर हेल्थ से बताए, प्रीमियम या फिर वेरिए नहीं बताए, तो हम लोग हमेशा 50% ही यूज करेंगे, यानी प्रीमियम ही मान के चलेंगे उसे। तो देखो यहाँ पर इस रिगार्डिंग, हाँ দেখাচ্ছি, এটা লাস্টে হ্যাঁ হয়ে গেছে। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए फर्म एम्प्लॉयज 5 वर्कर, एक फर्म में 5 वर्कर को रखा गया है एट एन आवरली रेट ऑफ 2, मतलब 1 घंटा काम करने से ही 2 रुपए मिलेंगे। ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड दे वर्क फॉर 4 डेज फॉर ए टोटल पीरियड ऑफ 40 आवर्स। तो किसी भी एक काम के लिए ने अपॉइंट किया गया था और इन लोगों ने क्या किया है, 4 डेज काम किया है और टोटल 40 आवर्स हो रहा है। 4 डेज में टोटल 40 आवर्स काम किया इन लोगों ने। एंड कंप्लीटेड ए जॉब फॉर विच द स्टैंडर्ड टाइम वाज 48, मतलब जिसने वो, मतलब फर्म को लगा था कि ये पूरे काम को कंप्लीट करने में इन लोगों को 48 आवर्स लगेगा, जो काम इन लोगों ने 4 दिनों में 40 आवर्स में कंप्लीट कर लिया। यानी ये लोग एफिशिएंट है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम इन लोगों ने बचा लिया है। कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, हम लोग को लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करना है अंडर द हेल्सी मेथड एंड रोवन मेथड ऑफ इंसेंटिव प्लान पेमेंट। अब देखो इंसेंटिव प्लान तो लगेगा ही, क्योंकि अगर लेबर 48 आवर्स का काम 40 आवर्स में कर रहा है तो उसे बोनस तो देना ही पड़ेगा। उसे अगर हम लोग इनकरेज नहीं करेंगे, बोनस नहीं देंगे, तो लेबर क्यों मेहनत करेगा? अगर उसे 48 आवर्स वाला ही पेमेंट मिलेगा तो वो क्यों करेगा एक्स्ट्रा? इतना एफिशिएंट तभी वो बनेगा कि अगर उससे उसको कुछ बेनिफिट मिले। तो देखो यहाँ पर हमें जो मेथड बोला है बोनस पेमेंट करने के लिए, हमें वही मेथड यूज करना पड़ेगा। तो लेबर, एक चीज हमेशा याद रखो, लेबर सिर्फ बोनस लेके नहीं जाएगा, बोनस के साथ साथ नॉर्मल जो पेमेंट है वो तो लेगा, एडिशन में बोनस लेगा। और यहाँ बोनस हमें कैलकुलेट करना है 2 अलग अलग मेथड से, एक हेल से और एक रोवन, दोनों ही टाइम के बेसिस पे होता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा दोनों ही टाइम बेसिस पे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं कि क्या टाइम अलाउड था या फिर स्टैंडर्ड टाइम, एक ही बात होता है, टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम। 48 आवर्स था, ठीक है। और टाइम टेकन, यानी लेबर ने कितना टाइम लिया है, लेबर ने टाइम लिया है 40 आवर्स। तो टाइम सेव निकाल लेते, बिकॉज दोनों मेथड में ही हमें टाइम सेव देखना है। बिकॉज देखो बार बार फॉर्मूला देख के याद करने का जरूरत नहीं है, हम बार बार ये बता रहे हैं कि हेल्थ से रोवन दोनों ही टाइम बेसिस पे होता है। क्वेश्चन पढ़ के ही तुम लोग समझ जाओगे। देखो ना, दिया हुआ है 40 आवर्स वाला काम 48 आवर्स में, 48 आवर्स वाला काम 40 आवर्स में हो रहा है, तो टाइम सेव कितना हो गया, 48 माइनस 40, तो ये हो जाता है 8 आवर्स। बस दोनों का मेथड हमारा अलग अलग है, तो हमें 2 अलग अलग मेथड से करना है, एक है हेल्सी और एक है रोवन। तो एक बार इधर लिखते हैं हेल्सी और इधर लिख देते हैं रोवन। तो क्या क्या करना है हमें, पहले पॉइंट 1 हम लोग लिख लेते हैं, टाइम सेव्ड पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं टाइम सेव्ड, बिकॉज दोनों में ही हमें टाइम सेव पता होना चाहिए। तो 8 आवर्स एंड 8 आवर्स। अब हेल्थ में हमें कैलकुलेट करना है बोनस आवर, तो हम लोग बोनस आवर कैलकुलेट करेंगे जो होता है 50% ऑफ टाइम सेव, दैट इज 8 आवर्स। तो ये हो जाएगा 4 आवर। ठीक है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट रोवन का भी हम लोग करेंगे। रोवन में क्या कैलकुलेट करना है, बोनस रेशियो। ठीक है, यहाँ पर बोनस रेशियो कैलकुलेट करना है, दैट इज टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। टाइम सेव्ड कितना है 8 आवर्स, टाइम अलाउड कितना है 48 आवर्स। फिर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे बोनस। तो यहाँ किस तरह से बोनस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है
हेल्से में क्या हो जाएगा, जो टाइम सेव्ड है दैट इज 4 आवर्स इनटू जितना पेमेंट हमें करना है। तो पेमेंट देखो किस हिसाब से करना है, ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो पेमेंट हमें करना है 2 पर आवर बेसिस पे, तो इंटू 2 पर आवर, ₹2 पर आवर, तो बोनस हो जाएगा 8 रुपीज। तो बोनस का हो गया 8 रुपीज। और हमें क्या करना है यहाँ पर, टोटल वेजेस कैलकुलेट करना है। अच्छा, यहाँ पर हमें 5 वर्कर्स दिया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5 वर्कर, तो हमें 5 वर्कर का कैलकुलेट करना है क्योंकि टोटल बोला है, तो मैंने तो एक ही वर्कर का कैलकुलेट किया है ना, तो फिर हमें यहाँ पर इंटू 5 कर देना पड़ेगा। बोनस कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 5 रुपीज, तो यहाँ पर ₹8 इंटू 5 नंबर ऑफ वर्कर, ये बोनस का हो गया। और नॉर्मल वेजेस कितना होगा, नॉर्मल वेजेस हो जाएगा ₹2 पर आवर बेसिस पे है, ₹2 पर आवर, और कितने घंटे काम हुए हैं, 40 आवर्स काम हुए हैं, और कितने लोगों ने किया है, 5 लोगों ने, ठीक है। तो देखो किस तरह से होगा, टोटल वेजेस का मतलब होता है कि नॉर्मल कितना पैसा मिलना चाहिए था और बोनस के लिए कितना मिल रहा है। तो नॉर्मल कितना मिलना चाहिए, देखो बता ही दिया है कि आवरली रेट है 2 पर आवर, तो 40 आवर्स काम किया इन लोगों ने, तो 40 आवर्स इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 80, और 40 आवर्स तो सबने काम किया है ना, पांचों के 5 एम्प्लॉय ने 40 आवर्स काम किया है, तो इंटू 5, तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, ये हो रहा है 40, और ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो रहा है 5 4 2200 400, तो ये हो जाएगा 440, ठीक है, ये हो गया 440। और इधर हम लोग इसका बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं रो 1 का, तो ये हेल्से का तो हो गया 440, और रो 1 में बोनस कितना होगा, यहाँ कैलकुलेट कर, रो 1 में बोनस कितना होगा, तुम लोग उसी लाइन में करो, तुम लोग का जगह है। तो रो 1 में बोनस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड हम लोगों ने कर लिया, इनटू हमें करना है नॉर्मल वेजेस, तो नॉर्मल वेजेस कितना है 40 इंटू 2 इंटू 5 वर्कर, ठीक है। यहाँ देखो स्टेप हम लोगों ने लिखा है, बोनस रेशियो इंटू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, तो बोनस रेशियो इंटू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर, ये देखो वही किया है मैंने, बोनस रेशियो इंटू आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर। आवर्स वर्क कितना है 40 आवर्स, ठीक है, और रेट पर आवर वर्कर का कितना है, रेट पर आवर कितना है 2 रुपीज करके है, और ऐसे 5 वर्कर है, तो बोनस कितना हो जाएगा, तो बोनस हो जाएगा 8 6 2 3 तो ये हो जा रहा है 200 डिवाइडेड बाय 3, एक मिनट चेक कर लेते ये कितना हो रहा है, 8 डिवाइडेड 67, ठीक है, 66.66 आ रहा है, तो 67 हो गया बोनस। अब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल वेजेस हो जाएगा, नॉर्मल जो वेजेस मिलना चाहिए, तो नॉर्मल कितना मिलेगा, 40 आवर्स काम हुआ है, ₹2 करके है, ₹2 पर आवर, और 5 वर्कर ने काम किया है, 5 वर्कर, ये तो नॉर्मल वेजेस है, प्लस इसमें बोनस ऐड हो जाएगा। तो ये तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 40 देख लेते कितना होता है, 40 इंटू 2 इंटू 5, तो नॉर्मल वेजेस तो 400 है, चाहे जो भी स्कीम अप्लाई कर लो, 400 प्लस 67, तो 467, यहाँ पर भी 400 ही आया था, देखो इसमें हेल्थ में भी 400 आया था, नॉर्मल वेजेस में थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, नॉर्मल वेजेस तो उतना ही है। अगर हम लोग बोनस का स्कीम अलग अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से हमारा बोनस अलग आ जाएगा। अगर हम लोगों ने हेल्थ में दिया तो 40 रुपीज, और अगर हम लोगों ने रो 1 में दिया तो 67 रुपीज का पेमेंट होगा टुवर्ड्स बोनस। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, ये तुम लोग ट्राई करके देखो। ए वर्कर इज अलाउड 10 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब ऑन डेली बेसिस, तो नॉर्मली 10 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड किया गया है, ही टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब अंडर द स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, लेकिन उसने क्या किया 6 आवर्स लिया है काम को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर एक ही वर्कर है, his day rate is 6 per hour and piece rate is 60। डे रेट मतलब पर आवर बता दिया ना, मतलब डेली जितना घंटा काम होगा उस बेसिस पे 6 रुपीज, और पीस रेट का मतलब है कितना आउटपुट दे रहा है उस बेसिस पे 60। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट,
मेटेरियल इज जो प्रोडक्ट के लिए लेबर को अपॉइंट किया गया है, जो प्रोडक्ट को फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए लेबर को अपॉइंट किया गया है, उस पे पेट्रियल कॉस्ट ऑलरेडी लगा चुका है 40 रुपीज। एंड द ओवरहेड मतलब मेटेरियल लेबर को छोड़ के बाकी खर्चा को ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है। दैट इज फैक्ट्री का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, उसे बोला जाता है ओवरहेड। ओवरहेड कितना चार्ज है? 150% ऑफ लेबर कॉस्ट। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट अंडर पीस वर्क प्लान, रो 1 प्लान, हेल्से प्लान। तो हमें लेबर का जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करने बोला है। फिर उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है वो हम समझाएंगे, लेकिन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तीनों मेथड से लेबर कॉस्ट। तो पहले लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, देन कैसे फैक्ट्री कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है वो भी हम बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो लेबर कॉस्ट में पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो नॉर्मल वेजेस कितना हो रहा है वो देख लेते हैं। देखो 10 आवर्स दिया गया था, ठीक है, और 10 आवर्स टू कंप्लीट ए जॉब और ही टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब। 6 आवर्स में ही कर दिया, यानी टाइम सेव्ड होता है 4 आवर्स। अच्छा, डे रेट बताया है 6 पर आवर। तो हमें बोला है कि हमें कैलकुलेट करना है पीस वर्क प्लान। तो सबसे पहले पीस वर्क प्लान कैलकुलेट कर लेते हैं। पीस वर्क प्लान, पीस वर्क के हिसाब से अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें पीस रेट ढूंढना चाहिए। पीस रेट कितना है? 60 पर पीस, ठीक है। पीस रेट है हमारा 60 पर पीस। लेकिन कितना पीस प्रिपेयर किया है ये तो हमें नहीं बताया इस क्वेश्चन में। हमें बताया है 6 पर आवर एंड पीस रेट इज 60। पीस रेट तो हमें 60 बता दिया है, लेकिन पीस रेट क्या, यहाँ पर कितने सारे पीसेस प्रोडक्शन हुआ इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन कितना टाइम लगा है ये तो बताया हमें। एक्चुअली ये अच्छा, तो ये यहाँ पर ना रॉन्ग है, ठीक है। इसे पीस वर्क नहीं, यहाँ पर होना चाहिए आवरली वेज रेट, ठीक है। ये पीस वर्क नहीं होगा बिकॉज पीस तो दिया ही नहीं है कि हमें कितना पीस प्रोडक्शन हुआ है, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ये गलत था क्वेश्चन। तो यहाँ पर होगा आवरली, आवरली वर्क प्लान, ठीक है। आवरली वर्क प्लान होगा, पीस इस पे अप्लाई हो ही नहीं सकता है। इसे आवरली कर लो, आवरली वेजेस। आवरली वेजेस कितना होगा? तो कितना टाइम काम हुआ है? 6 आवर्स टू कंप्लीट द जॉब, और इस काम हुआ है हमारा टोटल 6 पर आवर के बेसिस पे 10 आवर्स। ए वर्कर इज अलाउड 10 आवर्स। तो अगर किसी को आवरली वेजेस दिया जाएगा ऐसा बात हुआ है तो 10 आवर्स टाइम जितना अलाउड हुआ है, और कितने करके पेमेंट देने का बात हुआ था? ₹6 पर आवर बेसिस पे पेमेंट देने का बात हुआ, तो ₹60 हो जाएगा, ठीक है। आवरली वेज रेट था 6 पर आवर, तो फिर आवरली वेजेस कितना हो जाएगा? ₹60। बिकॉज आवरली वेजेस का मतलब ही होता है जितना टाइम मतलब काम करने के लिए जितना टाइम पर आवर बेसिस पे दिया जाएगा बोला है, दैट इज 6 पर आवर बेसिस पे दिया जाएगा, ऐसा बात हुआ है। और वर्कर को 10 आवर्स टाइम दिया गया था। अब वो कितना टाइम किया है वो अलग बात है। तो फिर हमारा कितना हो जाएगा? आवरली वेज रेट हो जाएगा 60। नेक्स्ट है रो 1 प्लान, रो 1 प्लान और हेल्थ प्लान। तो रो 1 प्लान में हमें पहले देखना है कि टाइम सेव, दोनों प्लान में हमें देखना चाहिए टाइम सेव कितना होता है। तो पहले टाइम सेव निकाल लेते हैं। तो टाइम सेव हो जाएगा 10 माइनस 6, तो ये हो गया 4 आवर टाइम सेव। फिर कैलकुलेट करना चाहिए बोनस रेशियो। तो टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड, तो टाइम सेव्ड है 4 आवर्स और टाइम अलाउड है 10 आवर्स, तो ये हो गया बोनस रेशियो। फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल वेजेस। नॉर्मल वेजेस कितना होगा? नॉर्मल वेजेस हो जाएगा 6 घंटा काम किया है, 6 आवर्स इनटू ₹6 पर आवर, तो ये हो गया 36 ₹36। ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं।
36। देन बोनस कैलकुलेट करेंगे, और बोनस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बोनस रेशियो दैट इज 4 आवर, आवर तो कैंसिल हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, 4/10 into 36, 4/10 into 36 दैट इज नॉर्मल वेजेस, पहले कैलकुलेट कर लिए फिर अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। 4 into 36 डिवाइडेड बाई 10, तो 14.40, तो टोटल वेजेस 36 प्लस 14.40, ये टोटल पेमेंट हो जाएगा 50.4, ठीक है, ₹50.4 टोटल वेजेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रो 1 प्लान। अब हम लोग को हेल्थ से देखना है। अब हेल्थ से प्लान में क्या होगा, देखो हेल्थ से में भी हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम शिफ्ट। हेल्थ से में पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम शिफ्ट, ये भी सेम ही आएगा, इसमें टाइम शिफ्ट हो जाएगा 10 - 6 आवर इक्वल टू 4 आवर्स। फिर इसमें कैलकुलेट करना पड़ता है टाइम शिफ्ट के बाद बोनस आवर, जैसे उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं बोनस रेशियो, यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है बोनस आवर दैट इज 50% ऑफ टाइम शिफ्ट। तो 50% इंटू 4 आवर, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। अब जितना टाइम सेव्ड हुआ है उस बेसिस पे बोनस दिया जाएगा, तो बोनस कितना हो जाएगा, बोनस हो जाएगा 2 आवर्स इंटू, और ये जो पेमेंट है अकॉर्डिंग टू आवर्स, ये भी है ₹6 पर आवर, तो ये हो जाएगा 12 रुपीज, बोनस हो गया 12 रुपीज। तो टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा, टोटल पेमेंट या फिर टोटल वेजेस अकॉर्डिंग टू हेल्थ से, तो नॉर्मल वेजेस कितना हो रहा है, नॉर्मल वेजेस तो वही हो रहा है, कितना आवर्स काम किया इसने, 6 आवर्स, 6 आवर्स इंटू ₹6 पर आवर प्लस ₹12, तो 36 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 48 रुपीज, 48 का टोटल पेमेंट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हेल्थ से। अब क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ इतना ही नहीं बोला, इसके साथ साथ हमें फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो भी कैलकुलेट करने बोला है अकॉर्डिंग जो 3 मेथड्स है, दैट इज एक तो है आवरली प्लान, एक है हेल्थ से, एक है रो 1। तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है पहले देख लो, पहले हम लोगों को सबसे पहले जरूरत होता है प्रोडक्शन के लिए मटेरियल कॉस्ट, फिर उसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ता है लेबर कॉस्ट अगर हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, फिर हम लोगों को ऐड करना, ये दोनों मिला के अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो वो ये दोनों मिला के हो जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैंने नहीं लिखा प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम मतलब जो पहला कॉस्ट होता है। फिर ऐड होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जो कॉस्ट आ जाता है उसे बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट, तो जो कॉस्ट आता है उसे बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट कितना देखो है, सारे प्रोडक्ट के लिए है 40 रुपीज, तो सब में 40 लिखेंगे, और लेबर कॉस्ट कितना कितना आया, इसमें आया हमारा 60, ठीक है, अच्छा, और इसमें आया हेल्थ से में आया हमारा 48, हेल्थ से में आया है 48, अच्छा, और रो 1 में आया, रो 1 में आ रहा है 50.40, तो प्राइम कॉस्ट इसमें आ जाता है 100, इसमें आ गया 88, इसमें आ जाता है 90.40। फैक्ट्री ओवरहेड कितना अप्लाई करने बोला है देखो, overhead are charged at 150% of labor cost, लेबर कॉस्ट का 150%, तो पहला है 60 का 150% यानी 90, अच्छा, देन 88 का
150% तो ये 132 हो जाता है, और 48 का 150%, फिर से एक बार चेक करते हैं। अच्छा ये 72 हो रहा है, गलत हो गया, 72 हो रहा है, एंड 50.4 का 150%, तो ये 75.60 आ रहा है। तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हो गया इसमें 190, इसमें हो गया 160, और इसमें हो जाता है 166। एक बार चेक कर लेते हैं, 90.4 75.6, तो ये हो गया 166। तो ये आ गया फैक्ट्री कॉस्ट तीन अलग अलग मेथड से, जिसमें मेटेरियल कॉस्ट जो भी मेथड अप्लाई करो बोनस देने का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेटेरियल कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। मेटेरियल जितने प्राइस से खरीदा गया दैट इज मेटेरियल कॉस्ट। लेबर का अगर हम लोगों ने बोनस दिया है, अलग अलग स्कीम है, तो फिर उसमें अलग हो जाएगा। और फैक्ट्री ओवरहेड हमें बताया था कि लेबर के ऊपर 150% चार्ज करना है, तो जितना जिस मेथड में लेबर था उसके ऊपर हम लोगों ने 150% चार्ज किया। फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज होने के बाद जो कॉस्ट आता है दैट इज फैक्ट्री कॉस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ए वर्कर अंडर हेल्थ मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्स 12 per week of 48 hours plus cost of living bonus 10 पैसा per hour work. He is given an 8 hours task to perform. तो एक वर्कर है जिसे हेल्थ मेथड में पेमेंट किया जाता है, और जिसने रेम्यूनरेशन यानी पेमेंट रिसीव किया है ₹12 पर वीक ऑफ 48 आवर्स प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस 10 पैसा पर आवर वर्क। तो इसे 12 रुपीज दिया जाता है पर वीक 48 आवर्स काम करने के लिए, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए भी बोनस दिया जाता है 10 पैसा पर आवर वर्क। ठीक है, he is given 8 hours task to perform, 8 hours इसे दिया गया है काम करने के लिए, which he completes in 6 hours, जो इसने 6 hours में कंप्लीट कर लिया, यानी इसने टाइम सेव किया है 2 hours. He is allowed 30% of the time saved as premium bonus. अब यहाँ पर बोल दिया है 30% ही इसे बोनस दो, मतलब बोनस टाइम जो होगा 30% होगा, बोनस आवर जो होगा वो 50% नहीं करना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया है 30% करना है। What would be his total amount of wages under the Halsey method, and what the difference would it make if he has paid under रोवन मेथड? तो हेल्से में इसका क्या हो रहा है इफेक्ट, अगर ये हेल्से की जगह इन्हें रोवन दिया जाता तो क्या चेंजेस आता, ये पूछा गया है हमें। तो पहले हम लोग देखेंगे कि हेल्से मेथड में क्या हो रहा है। तो पहले देखो स्टैंडर्ड टाइम यानी टाइम गिवन कितना है, 8 आवर्स, टाइम टेकन 6 आवर्स, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया 2 आवर्स। अब हम लोग चेक करेंगे हेल्से में क्या होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर हेल्से मेथड। तो टाइम सेव्ड के ऊपर हमें देखना चाहिए, तो टाइम सेव तो हमें पता है और हमें इस पे 30% लेना है। तो पहले एक काम करते हैं, नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल वेजेस क्या हो जाएगा, कितना टाइम काम किया इसने, 6 आवर्स काम किया है, ठीक है, और कितना पेमेंट करने का बाद था, पेमेंट करने का बाद कितना है ये डायरेक्टली नहीं बताया है, हम लोग को बताया है 12 रुपीज दिया गया है 48 आवर्स काम करने के लिए। तो बता सकते हो कितना होगा पर आवर का वेजेस। 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपीज है तो पर आवर के लिए कितना होगा, 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपीज है तो पर आवर के लिए कितना होगा, यूनिटरी मेथड करो ना। 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपीज है तो 1 आवर के लिए कितना हो जाएगा, डिवाइड करके देख लो, 0.25 पर
आवर, ठीक है। तो पर आवर के लिए 0.25 होगा, इसका वर्किंग नोट तुम लोग बना लो। 48 आवर्स के लिए अगर 12 रुपीज होता है, यानी आवरली पेमेंट कितना है 0.25, और इसने कितना टाइम काम किया है 6 आवर्स इंटू 0.25 रुपीज, 0.25 पर आवर। तो ये पेमेंट तो इसे मिलना ही था, दैट इज टाइम वेजेस, ठीक है, या फिर आवरली वेजेस या फिर नॉर्मल वेजेस, कुछ भी बोल लो, आवरली नॉर्मल, ठीक है, ये तो मिलना ही है, अगर काम किया है इतना तो मिलना ही है। तो इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1.50, ठीक है, 1.50। अब हम लोग को बोनस कैलकुलेट करना है कि हेल्थ में बोनस कितना मिलना चाहिए इनको। तो बोनस जो मिलता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड होता है, लेकिन यहाँ पर हमें बोल दिया है क्वेश्चन में कि हमें 30% करना है टाइम सेव्ड का, तो प्लस बोनस कर लेते हैं। तो बोनस कितना हो जाएगा 30% ऑफ टाइम सेव्ड, और टाइम सेव्ड कितना आया था, टाइम सेव्ड आया है 2 आवर्स, ये देखो 2 आवर्स इंटू 30%, ठीक है, ये टाइम सेव्ड हो जाएगा जितना, ठीक है, टाइम सेव्ड जितना हो जा रहा है, ये तो टाइम हो गया। अब पेमेंट किस पे होगा, टाइम बेसिस पे ही होगा। तो टाइम बेसिस पे कितना है रुपीज 0.25 पर आवर। तो टाइम सेव्ड कितना हो जाएगा 30%, 2 इंटू 30%, तो 0.6 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 0.15, यानी 15 पैसा बोनस दिया जा रहा है। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी दिया जा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी दिया जा रहा है, जो दिया जाता है 10 पैसा पर आवर्स वर्क, और 6 आवर्स इन्होंने काम किया है, और 10 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा 60 पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग टोटल करेंगे कि टोटल पेमेंट कितना होगा, 0.15, 0.6 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 2.25। अगर हेल्से में जाते हैं तो 2.25 का टोटल जो है वो पेमेंट होगा, ठीक है। और अब हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग हेल्से में करेंगे तो क्या चेंजेस होगा। तो हेल्से में नहीं, सॉरी, रो 1 में करेंगे तो क्या चेंजेस होगा। तो रो 1 मेथड में क्या होगा, सबसे पहले रो 1 में भी हम लोग निकाल लेते हैं टाइम वेजेस, और टाइम वेजेस हमारा वही हो जाएगा जो कि हेल्थ में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मल वेजेस जो है पर आवर बेसिस पे, तो ये हो जाएगा 1.50। अब हम लोग बोनस कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर बोनस का क्या रूल्स है, बोनस का रूल्स है बोनस रेशियो, दैट इज टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड। तो 8 डिवाइडेड बाय 8 ये हो गया टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड, इनटू यहाँ पर हमें करना है नॉर्मल वेजेस, ठीक है। नॉर्मल वेजेस का मतलब ही होता है आवर्स वर्कड इनटू आवरली पेमेंट, तो 1.50, तो ये कितना हो जाएगा 0.375। और कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस, कॉस्ट ऑफ लिविंग बोनस भी उतना ही रहेगा, 10 पैसा करके है जितना टाइम काम हो रहा है, तो 60 पैसा आ जाएगा, 60 पैसा। तो ये हो जाता है टोटल 1.5 प्लस 0.6 प्लस 0.375, तो ये आ गया 2.475 रुपीज, 2.475। तो ये टोटल पेमेंट हो गया अकॉर्डिंग टू रो 1। तो डिफरेंस पूछा है हमें, तो डिफरेंस कितना हो रहा है, तो इसमें तो हो रहा है 2.475, इसमें हो रहा है 2.25, तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जीरो पॉइंट 225 आ रहा है, 0.225, देख लेते हैं 0.225। तो ये देखो डिफरेंस आ गया दोनों मेथड में 0.225 रुपीज का। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बोनस इज पेड ऑन फॉलोइंग लाइंस। कुछ हमें सिस्टम बता दिया किस तरह से बोनस पे किया जाएगा, ठीक है, क्या मेथड है कुछ नहीं बताया, फिर भी हम लोग कर पाएंगे। देखो अप टू 25% ऑफ टाइम अलाउड, अगर कोई टाइम अलाउड का 25% टाइम सेव करता है, ठीक है, तो बोनस मिलेगा 10% ऑफ टाइम सेव। अगर टाइम शिफ्ट होता है नेक्स्ट 10% ऑफ टाइम अलाउड, तो बोनस मिलेगा 20% ऑफ टाइम शिफ्ट, और बैलेंस के लिए 30% ऑफ टाइम शिफ्ट। अब ये कैसे होगा देखो,
कैलकुलेट करना है हम लोगों को अर्निंग, ठीक है, अर्निंग of a worker who take 50 hours to complete a job where the standard time allowed 100 hours, the wage rate per hour बता दिया है। तो देखो हेड क्या है, एक तो टाइम सेव्ड के ऊपर डिपेंड करके कुछ किया गया करने बोल रहा है, टाइम सेव्ड किस तरह से कैलकुलेट करना है वो बोला है, और एक बोनस कितना होगा टाइम सेव्ड के परसेंटेज पे। तो सबसे पहले हम लोग टाइम सेव्ड निकालेंगे कि टाइम सेव्ड कितना हो रहा है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं टाइम सेव्ड। तो टाइम शिफ्ट का मतलब होता है कितना टाइम दिया गया है, देखो टेक 50 आवर्स और जिसे कंप्लीट करने के लिए 100 आवर्स दिया गया था, तो 100 माइनस 50 आवर्स, तो 50 आवर्स हो गया है टाइम शिफ्ट, और परसेंटेज ऑफ टाइम शिफ्ट कितना होगा 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये परसेंटेज के लिए 100 और कितना टाइम सेव्ड है। तो टाइम सेव्ड किस तरह से पता चलेगा, कितना टाइम दिया गया था उसके बेसिस पे। तो आउट ऑफ 150 आवर्स जो है टाइम सेव्ड है तो 50% है, 50% ऑफ टाइम अलाउड, जितना टाइम दिया गया था उसका 50% टाइम बचा के काम किया है इसने। और किस तरह से अब बोनस देना है देख, तो पहले नॉर्मल पेमेंट देख लेते हैं। वेजेस पेमेंट नॉर्मल लिख लेते हैं, नॉर्मल मतलब बोनस नहीं भी मिलता तो कितना मिल जाता पेमेंट, जितना टाइम काम किया है 50 आवर्स और वेज रेट है 1.20, तो 50 आवर्स इंटू 1.20 बेसिस पे पेमेंट तो मिल जाता 60 रुपीज का, ठीक है। अब बोनस देने का बात हुआ है तो हम लोग बोनस भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस बोनस। अब बोनस देखो कुछ स्लैब दिया गया है अप टू 25% ऑफ टाइम अलाउड, तो 25 देखो किस तरह से लिखेंगे, टाइम अलाउड कितना है पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। टाइम अलाउड था 100, तो 100 उसका 25% करना है हमें, ये देखो 25% ऑफ टाइम अलाउड। तो बोला जा रहा है कि बोनस कितना दिया जाएगा 10% ऑफ टाइम सेट, तो 10% ऑफ टाइम सेट, तो ये टाइम शिफ्ट क्या काउंट करना है हमें, टाइम शिफ्ट किस हिसाब से काउंट करना है, अप टू 25% ऑफ टाइम अलाउड अगर टाइम शिफ्ट होता है, अप टू 25% ऑफ टाइम अलाउड, ये हमारा टाइम शिफ्ट होगा, बिकॉज यहाँ हेडिंग ही दे दिया है कि 25% ऑफ टाइम अलाउड जो है इसे हम लोग टाइम शिफ्ट मानेंगे। अगर उतना टाइम शिफ्ट होगा तो बोनस दिया जाएगा उतने का 10%, उतने का 10%, ठीक है। तो ये तो पूरा टाइम ही आ रहा है, ठीक है, ये पूरा टाइम का कैलकुलेशन हुआ। 100 ये है टाइम, ठीक है, अलाउड, और इसका 25% करने बोला है, तो 100 का 25% यानी 25 आवर्स हो गया। अब इसका 10% करना है तो 2.5 आवर्स, ये पूरे जो ब्रैकेट में ही आवर्स हो गया, और पेमेंट करना है कितने बेसिस पे, ₹1.20 पर आवर बेसिस पे, तो इंटू 1.2, तो ये आ जाएगा 3 रुपीज, पहले स्लैब के हिसाब से 3 रुपीज। नेक्स्ट स्लैब देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 10% ऑफ टाइम अलाउड, तो नेक्स्ट 10% ऑफ टाइम अलाउड, तो 100 इंटू 10% टाइम अलाउड होगा, तो उसका 20% इंटू ₹1.20 पर आवर, तो 100 इंटू 10% यानी 10 आवर्स होता है, इंटू 20% इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा 2. ये हो गया 2.4 बोनस। और बैलेंस जो है उसके ऊपर 30%, बैलेंस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर कितना आवर्स कवर हुआ है देखो, यहाँ पर उस हिसाब से हम लोग को बैलेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बैलेंस जितना होगा उसके ऊपर कितना है 30%, उसके ऊपर 30% और ₹1.20 पर आवर, तो बैलेंस कितना हो जाएगा देखो, बैलेंस हो जाएगा 25 और 100 10%, ये कितना हो गया 25 प्लस 10, ये हो गया 35%, और हमारा कितना टाइम सेव्ड है 50, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस बचेगा 15%। टाइम सेव्ड का कितना बैलेंस बच रहा है परसेंटेज, तो हमारा 50% टाइम अलाउड है, 50% ऑफ टाइम अलाउड, टाइम सेव्ड है 50%, तो 50% में हम लोगों ने 25% यूज किया, 10% यूज किया, तो बचा कितना 15%, तो 100 का 15% यानी 15 आवर्स, उसके ऊपर 30% इंटू 1.2, तो 5.4, तो टोटल कितना हो जाएगा, बोनस तो हो रहा है 3 रुपीज, 2.4 रुपीज एंड 5.4 रुपीज,
प्लस 60 रुपीज, तो ये हो जाएगा 70.80 रुपीज, 70.80 ये टोटल पेमेंट हो रहा है। देखो कैलकुलेट द अर्निंग, तो वर्कर का अर्निंग कितना हो जाएगा 60 रुपीज, तो वो उसे मिलना ही था लेकिन बोनस में मिल रहा है, इसलिए विद बोनस ये हो रहा है 70.80। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कंप्यूट द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर स्ट्रेट पीस वर्क एंड डिफरेंशियल वर्क मेथड फॉर ईच ऑफ द जॉब। अंडर स्ट्रेट पीस वर्क मेथड द वेजेस आर पेड एट ₹2 पर यूनिट। स्ट्रेट पीस वर्क मतलब जितना पीस या फिर जितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है उस बेसिस पे होगा और ₹2 पर यूनिट है। Whereas under differential piece work method the rate of wages is 50 paisa per unit for first 480 units and thereafter increased by 0.50 per unit for subsequent 240 unit प्रोड्यूस्ड। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट जो है वो हम समझाएंगे। पहले स्ट्रेट पीस रेट तो समझ में आ ही रहा है। देखो ये जो एक जॉब में अपॉइंट किया गया था ABCD 4 वर्कर को और इन लोगों का आउटपुट देखो क्या है 720, 1200, 480, 1680। तो अगर स्ट्रेट पीस रेट पे जाएंगे तो 720 इंटू 2, 1200 इंटू 2 बिकॉज 2 पर यूनिट है और अगर 720 यूनिट प्रोडक्शन करना है तो कितना पेमेंट मिल जाएगा 720 इंटू 2, 1200 इंटू 2, 480 इंटू 2, 1680 इंटू 2। तो स्ट्रेट पीस रेट तो अभी कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीस वर्क मेथड, अच्छा ये जॉब है, ओके लेबर का नाम नहीं, ये जॉब है, मतलब जॉब ए, मतलब काम का जो है उसका अलग अलग नाम अपॉइंट किया गया है, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, जॉब डी। तो जॉब ए में कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ है 720 यूनिट, तो 720 यूनिट इंटू ₹2 पर यूनिट। तो इसमें जो भी लेबर थे उनको पेमेंट मिलेगा 1440, 1200, 480, 1200, 480, 1680 यूनिट यूनिट यूनिट। और ये जो है ये भी सेम होगा ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। तो ये हो गया 12 2 24, 960 और ये हो जा रहा है 3360 और टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1440 प्लस 2400, 960 प्लस 3360 यानी 8160। ये तो स्ट्रेट पीस रेट हो गया, स्ट्रेटली कितना पीस प्रोडक्शन किया है उस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया रेट के हिसाब से कि कितना पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशियल में कुछ हमें स्लैब अलग अलग बताए, तो डिफरेंशियल हम दिखा रहे किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो जॉब पहले ए ले लेते हैं, तो डिफरेंशियल क्या बताया है फिर से एक बार पढ़ो। रेट ऑफ वेजेस इज 50 पैसा पर यूनिट फॉर फर्स्ट 480। अगर 480 यूनिट प्रोडक्शन होता है किसी भी जॉब में तो 50 पैसा पर यूनिट बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद जितना भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा उसमें मिलेगा 50 पैसा पर यूनिट फॉर सब्सिक्वेंट 240 प्रोड्यूस, सब्सिक्वेंट 240 प्रोड्यूस। तो किस तरह से होगा देखो, फर्स्ट 480 के लिए कितना हो रहा है 50 पैसा, तो फर्स्ट 480 के लिए अगर 50 पैसा करके होगा तो 50 पैसे यानी 240 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट बताया है कि जितना भी इंक्रीमेंट होगा सब्सिक्वेंट उसके बाद 240 के लिए 50 पैसा। तो नेक्स्ट कितना होगा, क्योंकि टोटल तो है 720, तो 480, 720 माइनस 480 तो कितना बच रहा है 240 बच रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट 240 ही आ रहा है क्योंकि इसमें टोटल ही है 720, तो इसमें कितना मिलेगा
इसमें मिलेगा, देखो बोल रहा है कि इंक्रीज बाय 0.50 पर यूनिट, तो फिर जो भी रेट चल रहा है उसे 0.50 और इंक्रीज कर दो। तो रेट चल रहा है 0.50, ऑलरेडी चल रहा था, तो और 0.50 इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 रुपए बेसिस पे हो जाएगा 240 रुपीज। तो ये हो गया 480 रुपीज, 480 जॉब ए। फिर जॉब बी, तो जॉब बी में उसी तरह से हमें देखना है, फर्स्ट हमें 480 ले लेना है, फिर सब्सिक्वेंटली देखते जाना है कि कितना करके हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हो जाता है 240 रुपीज। फिर नेक्स्ट हमें 240 के लिए लेना है, तो 50 था और 50 पैसा बढ़ जाएगा, यानी 1 रुपया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 1200, तो हमें 1200 तक आगे देखते जाना है। फिर नेक्स्ट 240, तो कितना हो जाएगा 480 इंटू 2, ये 960 हो रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, और 240, ठीक है, तो 1200 होगा। तो ये 50 पैसा और 50 पैसा बढ़ गया 1 रुपया, 1 रुपया में और 50 पैसा 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया में और 50 पैसा यानी 2 रुपए। तो इस तरह से इंक्रीमेंट होगा, तो टोटल हमें पता चलेगा कितना हो रहा है। तो ये 240 रुपीज, ये 1.5 रुपया करके 360 रुपीज, और ये 2 रुपया करके 480, तो यहाँ पर हो जाएगा 1320 रुपीज। तुम लोग चेक करके देख लो, ये 1320 हो जाएगा। फिर जॉब सी, जॉब सी में है 480, तो ये तो काफी आसान है, इसमें 480 और 50 पैसा कर, तो 240 रुपीज। और जॉब डी, इसमें भी हमें अलग अलग देखना पड़ेगा, 1680 है, 1680 तक मतलब फर्स्ट 480 इंटू 50 पैसा, फिर नेक्स्ट 480 इंटू 1.5 रुपया, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने देखा 1200 के लिए कितने बार करना है। फिर नेक्स्ट ये 240 होगा, सॉरी 240 के लिए 2 रुपया, फिर नेक्स्ट 240 के लिए 2.50, तो ये कितना हो गया 480 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 240, ये 1200 प्लस 240 होगा, तो 1440, और 2 बार करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 240, फिर नेक्स्ट 240, तब जाके होगा 1680। तो इसमें 2.5 रुपया और ये 3 रुपीज और ये 3.50 हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, पहला वाला 50 पैसा हो जाएगा, 50 पैसा यानी 240। दूसरा, अच्छा ये 1 रुपए होगा, ये मैंने 1.5 कर दिया, पहले 50 पैसा इंटू 50 पैसा, तो ये सारा गलत हो गया होगा। तो 50 पैसा और 50 पैसा, तो ये 1 रुपया 240, ये 1.5 रुपए 360, ये 2 रुपए 480, ये 2.5 रुपए 600, और ये 3 रुपीज यानी 720। तो 240 प्लस 240 प्लस 360 प्लस 480 प्लस 600 प्लस 720, तो ये हो गया 2640। तो ये डिफरेंशियल पीस रेट में हो गया। जिस तरह से ये लोग डिफरेंशियल पीस रेट डिसाइड करेगा, हम लोग को उसी तरह से करना है। और स्ट्रेट पीस वर्क मेथड में 8160, और इसका टोटल करना पड़ेगा। अच्छा, टोटल करेंगे 2640 प्लस 1320 प्लस 240, और एक इधर है 480, तो इसका टोटल हो जाएगा 4680। टोटल करके देख लो, 4680 होगा टोटल, जो डिफरेंशियल पीस रेट का आएगा 4680। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, और बाकी तुम लोग का होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 से 7 में कर सकते हो। बोनस, टोटल वेजेस, वेजेस पर 100 यूनिट्स बोला है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 क्या क्या होमवर्क रहेगा हम बता देते। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 11,
12th तो मैंने करवा दिया। थर्टीन 14 15 अप टू 15 तक रहेगा, जिसमें 12th नंबर मैंने करवा दिया है। 1 से हम लोग कर रहे थे, तो अप टू 15 तक तुम लोगों का होमवर्क रहेगा। तुम लोग को ये ट्राई करके देखना है। अलग अलग क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज चलना है कि कहाँ पर क्या अप्लाई करना है। बाकी जो भी मेथड में, जहाँ हेल्से में जिस तरह से यूज होगा, रोहन में जिस तरह से यूज होगा, कहीं बोनस रेशियो, कहीं बोनस आवर, उस बेसिस पे हम लोगों को करना पड़ेगा। तो तुम लोग ये जो है एज ए होमवर्क ये करना है तुम लोग।